हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 25 जनवरी और आज 25 जनवरी से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे, आज 25 जनवरी को मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो आज मनाया जाता है नेशनल वोटर डे। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है 25 जनवरी को। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था तथा इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। बात करेंगे भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में उल्लेख किया गया है, जबकि 324 से 329 तक अनुच्छेदों में भारत के निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं के बारे में भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में उल्लेख किया गया है। वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है तथा पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और वीएस रमा देवी, ध्यान रखेंगे, वीएस रमा देवी एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं तथा ये कार्यकाल में भी सबसे छोटे कार्यकाल की मुख्य चुनाव आयुक्त थी। बढ़ते आगे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक देश का पहला ग्रीन प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो ध्यान रखिए, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2025 तक राज्य को देश का पहला ग्रीन राज्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में और आज हिमाचल प्रदेश से संबंधित समस्त चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश का राज्य का एग्जाम से संबंधित प्रश्नों का आज हम निपटारा कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी को आज मनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है तथा यह देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी दो राजधानियां हैं। शिमला इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि धर्मशाला इसकी शीतकालीन राजधानी है। तो ध्यान रखेंगे, समर कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा सीटें हैं और 3 राज्यसभा सीटें हैं, जबकि यहाँ की विधानसभा सीटें 68 हैं। तो ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें 4 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 68 है। यहाँ पर एक सदनात्मक विधानसभा मंडल है, ये चीज ध्यान रखिए। बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में तो यहाँ पे कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं? पोंग बांध व्यास नदी पर, नाथपा झाकरी सतलज नदी पर, चमेरा बांध रावी नदी पर और कोल डैम सतलज नदी पर। इसके साथ पंजाब के साथ एक संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नगर बांध। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लचला। ध्यान रखिए, रोहतांग दर्रे से ही अटल टनल होके बनाई गई है, जो भारत की सबसे लंबी टनल है तथा यह 9.02 किलोमीटर लंबी है। तो अटल टनल, रोहतांग दर्रा, तो ये 3 दर्रे प्रमुख है हिमाचल प्रदेश में, शिपकिला दर्रा, रोहतांगला और बड़ा लचला। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय पार्क इस प्रकार हैं। नंबर 1 पिनघाटी राष्ट्रीय पार्क, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, खीर गंगा
इंदिर किला, सिंबलवाड़ा, ये 5 यहाँ के राष्ट्रीय पार्क हैं। पिन घाटी, ग्रेट हिमालयन, खीरगंगा, इंदिर किला, सिंबलवाड़ा। इसी के साथ रेणुका वन्य जीव अभयारण्य, चैल वन्य जीव अभयारण्य और कालाटोप वन्य जीव अभयारण्य भी भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये 3 अभयारण्य और ये 5 राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख घाटियों के बारे में बात कर लेते हैं। सांगला या बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्लू घाटी, बलिया घाटी, चंबा घाटी, लाहौल घाटी, लाहौल स्पीति घाटी बोलते हैं इसको, पोंटा घाटी, सरसा घाटी, गंबर घाटी, इमला विमला घाटी और तीर्थन घाटी, ये प्रमुख घाटियां हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य जो हैं वो इस प्रकार हैं। नाटी, डांगी, छपेली, कयांग माला, राक्षस नृत्य और छनक्षम। ध्यान रखेंगे, ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जो हिमाचल प्रदेश के हैं। नाटी, डांगी, छपेली, कयांग माला, राक्षस नृत्य और छनक्षम। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में। तो नारी को नमन योजना अभी हाल ही में वर्ष 2022 में नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। देश का पहला ई कैबिनेट विधानमंडल और ई कैबिनेट मंत्रिमंडल हिमाचल प्रदेश का है। देश का पहला एलपीजी युक्त, ध्यान रखें, देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का जिला किन्नौर 100% टीकाकरण वाला देश का पहला जिला बना। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली तहसील में मेगा ड्रग पार्क प्रस्तावित है। ध्यान रखेंगे, भारत में 3 राज्यों में मेगा ड्रग पार्क प्रस्तावित है। ये हैं हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। गुजरात के भरूच में, आंध्र प्रदेश के पुरी गोदावरी जिले में और हिमाचल प्रदेश के ऊना के हरोली तहसील में मेगा ड्रग पार्क या इसको बल्क ड्रग पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रस्तावित है। इसको ध्यान रखेंगे। भारत में हींग और दालचीनी की पहली संगठित रूप से खेती करने वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य भी है जहां पर कि प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर वर्ष 2010 में प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक पॉलिथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इसी के साथ देश का पहला राज्य भी है जहाँ पे कि प्लास्टिक पॉलिथीन या प्लास्टिक बैग प्रतिबंधित है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण सिंह नेगी थे, इनका भी हाल ही में कुछ समय पूर्व निधन हो गया। देश का पहला ऑडिट म्यूजियम शिमला में स्थापित किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, भारत में कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित देश का पहला ऑडिट म्यूजियम की स्थापना शिमला में की जा रही है तथा देश का पहला स्की पार्क कुफरी हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसी के साथ भारत में सबसे कम मोबाइल यूजर या मोबाइल प्रयोगकर्ता भी हिमाचल प्रदेश में ही निवास करते हैं। तो ये था हिमाचल प्रदेश के बारे में। ध्यान रखेंगे, रेणुका झील अभी हाल ही में एक परीक्षा में रेणुका झील पूछी गई थी। रेणुका नाम से एक झील भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये हमने आपको हिमाचल प्रदेश का निपटारा कर दिया है। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर चीन से सीमा बनाता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि भारत सरकार के प्रमुख आगामी कौन कौन से लक्ष्य हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ब्रॉड गेज रूट जो भारतीय रेलवे द्वारा 100% करने का लक्ष्य रखा गया, वो रखा गया 2023 का। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक का है। हर घर जल नल से जल और स्वच्छ जल आपूर्ति 2024 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। तो हर घर नल से जल स्वच्छ जल आपूर्ति 2024 तक का लक्ष्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बनाए जाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2024-25 का लक्ष्य है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक का है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का 2025 तक का लक्ष्य है।
भारतीय रेलवे जीरो कार्बन एमिटर बनाने का लक्ष्य 2030 तक का है। जीरो कार्बन उत्सर्जन 2030। 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक का है। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक का है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 तक का है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक का है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाए जाने का लक्ष्य 2047 तक का है। मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाए जाने का लक्ष्य 2050 तक का है तथा भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो भारत का नेट जीरो लक्ष्य 2070 का है। तो ये कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं जो भारत सरकार के द्वारा हासिल करने के लिए रखे गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इसी के साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखेंगे, जो डीजीसीए के नए महानिदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं विक्रम देवदत्त। वो अरुण कुमार का स्थान ले लेंगे तथा ये 28 फरवरी 2022 को पद ग्रहण करेंगे। तो डीजीसीए के नए महानिदेशक बने हैं अभी हाल ही में विक्रम देवदत्त। इसके द्वारा गणतंत्र दिवस से पहले ऑप्स अलर्ट नाम से एक अभ्यास शुरू किया गया। तो अभी हाल ही में बीएसएफ के द्वारा गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए देश की सीमाओं की रक्षा के लिए एक अभ्यास शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया था ऑप्स अलर्ट। ध्यान रखेंगे, तो ऑप्स अलर्ट बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया। ये एक 7 दिवसीय अभियान है जो कि सुरक्षा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। यह अभियान 21 जनवरी को शुरू हुआ और 28 जनवरी तक चलेगा। यह सर क्रीक दलदली जो क्षेत्र है से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ गुजरात से कच्छ के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक जारी रहेगा। ध्यान रखें, बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा प्रदान करने वाला एक बल है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय नौसेना ने सेना और भारतीय वायुसेना के साथ किस राज्य में काकीनाडा के पास एम्फेक्स 2023 नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया? तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा मिलकर, तीनों सेनाओं के द्वारा मिलकर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया जिसका नाम एम्फेक्स 2023 रखा गया है। तो उसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ग्लोबल फायर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर 4थी रैंक प्राप्त हुई है। ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इसमें भारत को 4थी रैंक दी गई है, जबकि पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर चीन को स्थान दिया गया है तथा चौथे स्थान पर भारत को रखा गया है। तो सही आंसर होगा भारत। संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया? ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड, लुम्फई फायर स्टेशन मिजोरम। ए और बी दोनों उपरोक्त में कोई नहीं, तो ध्यान रखेंगे ए और बी दोनों, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड को और लुम्फई फायर स्टेशन को संस्थागत श्रेणी के तहत वर्ष 2023 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर की गई। इसमें संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए नगद धनराशि प्रदान की जाती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से 5 लाख रुपए नगद धनराशि प्रदान की जाती है। इसी साथ ध्यान रखिए, वर्ष 2022 में यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थागत रूप से और व्यक्तिगत रूप से प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया था। तो वर्ष 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और संस्थागत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया था, जबकि वर्ष 2023 का यह पुरस्कार ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड और लुम्फई फायर स्टेशन मिजोरम को प्रदान किया गया है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने की घोषणा नाम पर कर दिया? और ध्यान रखेंगे कुल इसका सही आंसर होगा 21। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 जनवरी को अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किए जाने की घोषणा की। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी होंगे। अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। ध्यान रखिए, भारत और मिस्र का एक संयुक्त युद्ध अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में साइक्लोन 1 के नाम से संचालित किया जाता है। यानी कि साइक्लोन 1 के नाम से राजस्थान के जैसलमेर में भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य पहला युद्ध अभ्यास हो रहा है। इसका नाम रखा गया साइक्लोन 1। इसी के साथ भारत और मिस्र की वायु सेनाओं के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास का नाम है डेजर्ट वॉरियर। तो इस बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। किस राज्य में 3 दिवसीय तोरगिया उत्सव मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मोनप्पा जनजाति द्वारा, यानी कि तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे मोनप्पा जनजाति के द्वारा 3 दिवसीय तोरंगिया उत्सव मनाया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय